धान इंडिया। परम, ये देख तेरे लिए नया बल्ला लाया हूँ। अंग्रेजों का बनाया हुआ बल्ला है ये। अरे वाह बापू, क्या बात है। चल तू खेल, मैं तुझे गेंद फेंकता हूँ। ठीक है बापू। बापू मैं भी खेलूंगा। ए हट, जा ऐसे। दोबारा बीच में मत आना, ये तेरे खेलने की चीज नहीं है। आया बड़ा खेलने वाला, जा ऐसे। बापू जा जा, बोला ना अंदर तुझे। चल जा यहाँ से। चल बेटा परम, तू गुस्सा मत, जा खेल जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। हमारे दुख में और दुख मत बढ़ाओ, समझे? जा यहाँ से। भैया आप खबरदार जो मुझे भैया कहा तो। बेटा ये सही नहीं कर रहे हो। ये अनिल के भी तो पिताजी थे। एक बार आखिरी दर्शन तो करने दो। अब मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। और यहाँ तमाशा मत करो, मेरे नौकरों को बुला के धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। क्या भैया आपके साथ साथ ये हमारा भी घर है। अच्छा तो ऐसे नहीं मानेगा। काका सामान लेके आओ। बेटा बेटा सुनो तो सही। अरे बेटा जल्दी करो। चल बेटा यहाँ से, अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। चल, मैंने कहा चल यहाँ से, तुझे मेरी कसम, चल। आखिर एक पिता अपने ही बेटे के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों करता था? एक भाई अपने ही भाई को घर से निकालने पर क्यों तुल गया? रिश्तों में इतनी नफरत क्यों आ गई थी? और क्यों अनिल और उसकी मां प्रतिभा बिना कुछ कहे घर से निकल भी गए? प्रतिभा ने अनिल को परम के खिलाफ जाने से क्यों रोका? आखिर इन रिश्तों के पीछे छिपा गहरा राज क्या था? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर अब आप ही बताइए, मेरे बाबा के गुजरने के बाद मेरे और मेरी माँ पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 वक्त का खाना खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। अब ऐसे में कॉलेज की फीस कैसे दे पाऊंगा? ये कॉलेज का आखिरी साल है मेरा। अगर इस साल कॉलेज से निकाला गया तो जिंदगी भर की हुई पढ़ाई पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ मोहलत और दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम करूंगा फीस का। नहीं अनिल, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले ही तुम्हें बहुत मोहलत दे चुका हूँ। अरे मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। ये कोई 1 महीने की बात तो है नहीं। जब से तुमने दाखिला लिया है तब से तुमने कोई फीस जमा नहीं की है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो फीस जमा करनी ही होगी, समझे? अब हम जा सकते हैं। अरे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई यहाँ परोपकार करने तो बैठा नहीं हूँ। और देखिए, अगर आपके पास किराया नहीं है ना तो जाकर किसी धर्मशाला में रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पाई चुका दूंगी। अब इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? देखिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। या तो मुझे मेरे मकान का किराया दो, वरना मेरा मकान खाली कर दो। अरे हम यहाँ धंधा करने बैठे हैं। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर खाएगा क्या? अरे तुम लोगों का तो रोज रोज का यही नाटक है। नमस्ते। क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब जैसे कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। बड़े भोले बन रहे हो। अरे मेरे मकान का किराया। जी मेरी आपसे विनती है, अगली बार से आपको शिकायत का जरा भी मौका नहीं दूंगा। बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपका किराया पूरा चुका दूंगा। तो कितना समय चाहिए बेटा तुम्हें? 2 हफ्ते में पूरा चुका दूंगा। अगर तुमने 2 हफ्ते में मुझे मेरा किराया नहीं दिया ना तो तुम लोग अकेले इस मकान से बाहर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सामान तो किराए में कट जाएगा। परेशान करके रख रखा है नहीं, और मकान चाहिए। अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। माँ जहाँ देखो वहाँ पैसा चाहिए। मैं सोचा ही नहीं था ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। बेटा सब ठीक हो जाएगा। अनिल परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं यार,
जब से बाबा के घर से निकाले गए ऐसा लगता है सारी मुसीबतों का पहाड़ हम पे ही टूट पड़ा है। कॉलेज में दाखिला लिया और फीस नहीं भर पाया, आज प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया। यहाँ आया तो मकान मालिक भड़का हुआ था, अगर 2 हफ्तों में किराया नहीं भरा तो यहाँ से भी बेघर होना पड़ेगा। अनिल, मैं एक बैंक अधिकारी को जानता हूँ, वो कह रहा था कि उसकी बैंक में नौकरी की जगह खाली है, तुम वहाँ कोशिश कर सकते हो, क्या पता बात बन जाए। हाँ बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और क्या पता यहीं से दिन सुधर जाए। सॉरी बेटा, कल ही एक आदमी हमने काम पर रख लिया। सब देख लीजिए, अगर और कुछ काम हो तो। देखो बेटा, कोशिश करते रहो, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाए। दोनों ऐसे नहीं मानोगे। बेटा बेटा सुनो तो सही। परम बेटा, इन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। परम भैया, परम भैया दरवाजा खोलो आप। परम भैया, परम भैया दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। लगता है तो अनिल की आवाज है। परम भैया, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ मैं परम बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे घर के सामने एक लड़का पत्थर देख रहा है, अब प्लीज प्लीज आ जाइए। रुको, ये क्या तमाशा लगा रखा है? दूसरों के घर के बाहर पत्थर फेंकते हो? अच्छा वो दरोगा साहब आप आ गए। ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी कब से मुझे परेशान कर रहा है। पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, सोचा कि शांत होकर चले जाएगा। अरे इसने तो हद ही कर दी, मेरे घर पे पत्थर फेंकने लगा। चुप कर, ये सिर्फ तेरा घर नहीं है, मेरे बाबू का भी घर है, और इसी लिहाज से ये घर मेरा भी होता है। और दरोगा साहब, ये मुझे मेरे घर में घुसने नहीं दे रहा। चुप कर, जाए यहाँ से, लेके जाइए इसे यहाँ से। 2 दिन हवालात में रहोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरोगा साहब आप मेरी बात तो सुनिए। लेके जाइए इसे यहाँ से। चलो चलो लेके से। चल, ये सही नहीं किया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे भाई। छोड़ो मुझे। अब की बार तो छोड़ रहा हूं, समझे? लेकिन आइंदा ऐसी हरकत की ना दोबारा, फिसलते रहना जेल में। चलो साइन करो। ले जाइए इसे। क्या सोच के किया तूने ये सब? अब यही दिन देखना बाकी था। देख अनिल, तू अच्छे से जानता है कि वो लोग हमें वहां देखना नहीं चाहते, इसलिए उसने हमें घर से निकाल दिया। इस सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा होगा हमारे लिए। अब दोबारा झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तेरे इस बर्ताव से लोग क्या कहेंगे? मैंने यही सिखाया है तुझे। तेरी इस मूर्खता के कारण थोड़े बहुत पैसे बचे थे ना, वो भी तेरी जमानत में चले गए। अब बता कहाँ से आएंगे पैसे? माँ मुझे माफ कर दे। मैं कोई भी नौकरी ढूंढ लूंगा जल्द से जल्द, कोई भी, मतलब कैसी भी। माफ कर दे माँ। देखो अनिल, बात यह है कि काम तो तुम्हें मिल जाएगा, बिना डिग्री के तुम्हें कोई ओहदा नहीं मिलता है। हमारे दफ्तर में एक टाइपिस्ट की नौकरी है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो बोलो। जी मैं करूंगा। ठीक है, तो तुम काम शुरू कर सकते। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अनिल को एक ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। अब उसे कम से कम 2 वक्त की रोटी जुटाने की चिंता से कुछ राहत मिली। मुफलिसी कुछ हद तक मिटी, नहीं मिटा तो मन का मलाल। इस बार भी कर्ज चुकाने के लिए अलग से पैसे नहीं बचा पाई, क्योंकि मकान मालिक को पैसे देना ज्यादा जरूरी है। अनिल के दिल में अब भी ये कसक थी कि उनकी इस हालत के लिए परम जिम्मेदार है, और उसने ठान लिया कि वो इतनी आसानी से परम से हार नहीं मानेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस तरह का केस लड़ना तो दूर, हमने पहले कभी सुना तक नहीं। किस बेस पर आप ये केस लड़ना चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं है इसमें। आप ये केस हार जाए। सॉरी, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता, और मेरी माने
तो आप भी ये केस लड़ने का सपना छोड़ दो। इंसाफ की तलाश में अनिल एक वकील से दूसरे वकील तक दरवाजे खटखटाता रहा, पर किसी ने उसका केस नहीं लिया। आप फिर से वही बात कर रहे हैं? मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार इस पे नजर डाल के देख लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये सब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। हो सकता है कि ये पढ़ने के बाद आपका नजरिया बदल जाए। अगर इसके बाद भी आप मना करते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। कितना टाइम लगा ये सब इकट्ठा करने? 6 महीने से लगा हुआ हूं। देखिए, ये जो कुछ भी आपने तैयार किया है, इसका सीधे इस केस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अदालत हमेशा पहले दिए हुए फैसलों को ही आधार मानती है। ये जितने भी तथ्य तुमने इकट्ठे किए हैं, इसमें कहीं भी ऐसा केस नहीं जो पहले हुआ हो। लेकिन वकील साहब, हर चीज कभी ना कभी तो शुरुआत होती है। आप एक बार कोशिश करके देखिए। अनिल के जोर देने पर वकील ने ना तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो कुछ दिन इस केस की बारीकियों पर गौर करने के बाद ही फैसला करेंगे कि वो केस लड़ेंगे या नहीं। जी, क्या फैसला किया आपने? मैंने तुम्हारे केस में काफी कुछ काम और पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि इस केस के जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, अगर हम ये केस हारे तो समझो कि केस हारे, और अगर हम जीत गए तो उस दिन एक इतिहास रचा जाए। लेकिन मुझे आपसे एक और बात करनी है। हाँ कहो। डॉक्टर और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। दरअसल ये बात मुझे आपसे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी पूरी फीस चुका पाऊं। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये केस जीत जाएं। इसके बाद आराम से मेरी फीस चुका देंगे। वकील साहब, मैं बता नहीं सकता आपको, आपने कितना बड़ा बोझ मेरे सर से हल्का कर दिया। अच्छा तरीका निकाला है हमें परेशान करने। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये लड़का यहाँ तक ले तो आया, पर पता नहीं आगे क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं, और वैसे भी आज पहली सुनवाई है, इसलिए दिमाग को दुरुस्त रखिएगा। वकील साहब, लोग कहाँ रह गए? आधा दिन तो हो चुका है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। सब्र से काम, अदालत में ये सब चलता ही रहता है। जज साहब, परम और उनका वकील दोनों आज आए ही नहीं। इससे यह साबित होता है कि उनका पक्ष सही नहीं है। आज की अदालत यहीं पे मुलतवी की जाती है। वकील साहब, अब क्या होगा? अब ये तो आ ही नहीं आज। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहती हूँ बंद करो ये सब। तुम ठंडे तवे पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हो। तुमने देखा ना, वो नहीं आया, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। वकील साहब, आप ही समझाइए ना इसे। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम एक समन और भेजेंगे उसके पास। वो बार बार समन नकार नहीं सकता। बार बार नकारने से अदालत में साबित हो जाएगा कि वो झूठा है और हम लोग सच्चे। फिर भी अब देख लेना, कुछ नहीं होगा। हाँ, वकील साहब है ना, सब ठीक कर देंगे वो। अरे हद हो गई है। अरे ये इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। हम भी देखते हैं कि हमें कोई न्यायालय में कैसे खड़ा कर सकता है। नहीं, इस बात जाना पड़ेगा। इस मामले को यही रफा दफा करना पड़ेगा, वरना ये लोग यूं ही परेशान करते रहे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब हम क्या उनके हिसाब से चलेंगे? देखिए, न्यायालय में उनके पक्ष में कुछ होने वाला नहीं, और फिर हम कानून की नजर में क्यों बुरे बने?
देखिए, अगली सुनवाई में मेरे हिसाब से हम लोगों को न्यायालय में जाना चाहिए। अनिल और उसकी मां को उनके ही घर से निकाल देने के बावजूद परम और उसका वकील इतने आश्वस्त क्यों थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है? और आखिर वो मुद्दे क्या थे जिनकी बिना पर अनिल ने परम को अदालत तक घसीटा था? कहाँ जा रहा है तू? मैं वकील साहब के यहाँ। कितनी बार तुझे समझाया, लेकिन तुझे एक भी बात मेरी समझ में नहीं आती ना। समझ में नहीं आता कि ये लड़का कब सुधरेगा। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिली है, लेकिन नहीं, जब देखो तब नई मुसीबत मोल लेता है। माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो? जरा समझो माँ, ये सब हमारे लिए जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो बाजार बीच में पड़ेगा, कुछ सामान लाना है तो बोल दो। हाँ, एक काम कर, आटा खत्म हो गया है, गेहूं लेकर पिसवा लेना। लेकिन माँ, आटा तो हम कुछ दिन पहले ही पिसवा के लाए थे ना। हाँ बेटा, लेकिन उसमें चूहा घुस गया था, इसलिए वो खाने लायक नहीं रहा, समझा? अब जा। ठीक है, ले आता हूँ, लेकिन इन चूहों का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हो गई हमारी बचत। आता हूँ। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, अंदर आओ। कहो, क्या कहने आई हो तुम? मैंने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब ना करे, लेकिन वो मेरी बात समझने को ही तैयार नहीं। ओ, उसकी कहानी किससे तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैं एक विनती लेकर आई हूँ, इसका हल तुम्हारे पास ही है। मैंने और मेरे बेटे ने पूरी जिंदगी बहुत से धोखे खाए, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि राजीव शादीशुदा है। मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो। राजीव की पत्नी होने के नाते ना सही, एक औरत होने के नाते मुझे समझने की कोशिश करो। तुम क्या समझती हो? मेरी जिंदगी में मुझे इंसाफ मिला है जब मुझे पता चला कि मेरे पति की एक और उसका एक बेटा भी, और तो और वो दोनों मेरे ही घर में रहते थे। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटे की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। चली जाओ यहाँ से। मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चली जाओ यहाँ से, और तुम्हारे उस बेटे को बोल देना कि हम तुम्हारी बातों से डरने वाले नहीं है। पिछली सुनवाई में हम इसलिए नहीं आए थे कि वो मुकदमा हमारे लायक ही नहीं था। तुमने और तुम्हारे बेटे ने बहुत सारी हदें पार कर दी है। अब तुम्हें न्यायालय में ही मिलेंगे और इस बार तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, समझे तुम? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तो ये था वो सच जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। अब अनिल ने उस काम का बीड़ा उठाया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने अपने बायोलॉजिकल पिता यानी मरहूम राजीव पर मुकदमा दायर किया कि उनकी जायदाद पर उसका भी परम जितना ही हक। आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर इस मामले में पीड़ित कौन है, जायज संतान परम या फिर नाजायज संतान अनिल और उसकी मां, जिन्हें दुनिया तिरस्कार की नजरों से देखती थी। आप खुद सोचिए, इसमें अनिल का क्या कसूर है कि उसके माता पिता ने विवाह किए बगैर उसे जन्म दिया, और इसमें परम का भी क्या कसूर कि उसके पिता ने शादीशुदा होते हुए भी एक गैर महिला से संबंध बनाए। लिहाजा अदालत के लिए भी मामला बेहद पेचीदा हो गया, लेकिन अनिल को पूरा विश्वास था कि अदालत का फैसला उसके हक में आएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मरहूम राजीव की वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद का वारिस उनका बेटा परम और उनकी पत्नी सविता है, न कि कोई अनिल और प्रतिभा। मिलॉर्ड, मैं इस अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस वसीयत में कहीं भी किसी अनिल या प्रतिभा का कोई जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इस जायदाद का एक हिस्सा दान किया गया है।
इस आधार पर श्रीमान अनिल ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ यह दावा किया है कि उनके पिता की जायदाद में उनका या उनकी माताजी का कोई हिस्सा है। मिलॉर्ड, इस बात का दूर दूर तक कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि ये उनके बेटे हैं। तो फिर मेरे मुवक्किल कैसे ये स्वीकार कर लें कि ये उनके भाई हैं? जाहिर सी बात है मिलॉर्ड कि मेरे मुवक्किल के पिता की मौत के बाद उनकी जायदाद को हड़पने के लिए उनके ऊपर एक गंदा, घिनौना और गिरा हुआ इल्जाम लगाया गया ताकि समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरे मुवक्किल परम शर्मिंदगी महसूस करते हुए मिस्टर अनिल के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है मिलॉर्ड। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। इंडियन लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत अनिल और प्रतिभा को मरहूम राजीव की जायदाद से कोई हिस्सा दिया जाए। तो ये कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि सविता और परम की जायदाद में उनके अलावा किसी का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होने वाला है। हो गई तसल्ली। अपनी बच्ची को इज्जत भी नीलाम कर दी। क्या जरूरत थी तुझे कचहरी में मुकदमा दायर करने की? मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है माँ। मैंने जो किया वो सब सही किया और इस कचहरी के फैसले से मैं हार नहीं मानने वाला। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपना हक हासिल करने के लिए अनिल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, इसीलिए निचली अदालत का यह फैसला भी उसके संकल्प को डिगा नहीं पाया और उसने हायर कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। हालांकि उसकी मां और उसका वकील दोनों इस बात के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस लड़ाई में समय और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अनिल अपने दर्द और तिरस्कार को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था, इसलिए उसने अंत तक लड़ने का फैसला किया। ये देखो माँ। क्या हुआ? अरे ये अनिल किस मिट्टी का बना है? सबके सामने इतनी बदनामी हो चुकी है इनकी, और अब तो न्यायालय ने भी अपना फैसला सुना दिया, और ये अनिल बाज नहीं आया। क्या कर दिया इसने ऐसा? इसने ऊपर वाली अदालत में दरखास्त दी है। उन दोनों को जितनी भी बेशर्मी की हदें पार करनी है ना, कर लेने दो बेटा। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना, तो इतने सालों तक हमारे घर में बेशर्मों की तरह नहीं पड़े रहते दोनों। तो बेटा अब होगा क्या? होगा क्या? आसमान की तरफ देखकर फूंक रहे हैं, फूंक तो उनके मुंह पे गिरेगा ना। माय लॉर्ड, प्राचीन हिंदू लॉ के अनुसार बिना शादी किए साथ रहने वाली स्त्री और उसकी संतान जो काफी लंबे समय तक एक साथ रहे हो, वो उस संपत्ति की उतनी ही अधिकारी है जितना कि एक शादीशुदा औरत और उसकी संतान। इसीलिए जज साहब, मेरे मुवक्किल अनिल को उनके बायोलॉजिकल पिता राजीव की जायदाद से इस आधार पर हिस्सा मिलना चाहिए कि उनकी माताजी प्रतिभा देवी एक ही घर में एक ही छत के नीचे काफी लंबे समय तक साथ में रहते थे, और जब तक राजीव जिंदा थे बाकायदा अनिल उनका बेटा बनकर ही रहता था। मिलॉर्ड, हमारे हिंदू समाज में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होता है। औरत और मर्द अगर बिना शादी के साथ में रहते हैं तो उस रिश्ते को समाज में स्वीकृति नहीं मिलती। मिलॉर्ड, समाज में हर व्यक्ति अपने व्यवहार और कामों के लिए स्वतंत्र है। इसी के आधार पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। समाज में एक ऐसी औरत जो बिना शादी के किसी मर्द के साथ रहती हो, उसे कहा जाता है, और उसकी संतान को समाज में पिता का नाम नहीं। बड़ा ही ताज्जुब की बात है मिलॉर्ड, ये सब कुछ जानने के बाद भी प्रतिभा देवी ने ऐसी जिंदगी जीना स्वीकार किया। जाहिर सी बात है मिलॉर्ड कि इनके दिमाग में कोई ऐसी साजिश थी जो मरहूम राजीव के जीते जी पूरी नहीं हो सकी, और इसके लिए उन्होंने उनके मरते ही फौरन अपने बेटे को लेकर, मिलॉर्ड वो बेटा जिसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो मरहूम राजीव का बेटा था, अपने बेटे को साथ में लेकर इस जायदाद को हथियाने के लिए एक गंदी घिनौनी साजिश रची। मिलॉर्ड, इनका मंसूबा बिल्कुल साफ है कि मेरे मुवक्किल परम और उनकी माता सविता देवी को बदनाम करके, जो समाज में अपना एक मुकाम रखते बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं मिलॉर्ड, उनको बदनाम करके उनकी जायदाद हथियाना चाहते बिना किसी सबूत के कि अनिल मरहूम राजीव का बेटा है।
लॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करना चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल अनिल का मेडिकल टेस्ट कराएं, जिससे साबित हो जाएगा कि अनिल राजीव की संतान है और परम का भाई। ये अदालत की हुक्म देती है कि अनिल का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए ताकि ये पता चले कि ये मरहूम राजीव का बायोलॉजिकल बेटा है या नहीं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर केस आगे चलेगा। आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली। डीएनए जांच द्वारा खून के रिश्तों की पुष्टि आसानी से की जा सकती है, लेकिन जिस वक्त यह केस दायर हुआ था उस वक्त डीएनए मैपिंग नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सिर्फ खून की जांच द्वारा अंदाजा लगाया जा सकता था और यह विधि भी 100% मान्य नहीं थी। बहरहाल अनिल की मेडिकल जांच करवाई गई और रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई। अनिल की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि अनिल मरहूम राजीव और प्रतिभा का बायोलॉजिकल बेटा है। अब ये कोर्ट अपना फैसला सुनाए उसके पहले प्रोसिक्यूशन अगर चाहे तो अपने कोई सबूत या गवाह पेश कर सकता है। माय लॉर्ड, मैं अब इस केस में कुछ और रोशनी डालने के लिए कुछ गवाहों को बुलाना चाहूंगा। मेरे पहले गवाह हैं राजीव के घर के नौकर। ये बताइए कि आप कब से राजीव के घर में नौकर हैं? तकरीबन मुझे 20 वर्ष हो गए। अच्छा, ये बताइए अनिल और प्रतिभा कब से राजीव और सविता के साथ रहते हैं? जब से इनके घर में आया हूं तब से इन सबको एक साथ देखा। इसका मतलब ये हो गया कि 20 बरस हो गए आपको इनको साथ में रहते देखते हुए। जी आप जा सकते। जज साहब, ये साबित हो जाता है कि अनिल और प्रतिभा दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। माय लॉर्ड, प्राचीन हिंदू लॉ के अनुसार बिना शादी किए साथ रहने वाली स्त्री और उसकी संतान जो काफी लंबे अरसे तक साथ रहे हो, वो उस संपत्ति की उतनी ही अधिकारी हो जाती है जितना कि एक शादीशुदा औरत और उसकी संतान। माय लॉर्ड, इसीलिए मेरे मुवक्किल अनिल को बायोलॉजिकल पिता राजीव की जायदाद से इस आधार पर हिस्सा मिलना चाहिए कि अनिल की माताजी प्रतिभा देवी काफी लंबे अरसे तक उनके साथ रहती थी। अब मैं दूसरे गवाह प्रतिभा देवी को बुलाने की परमिशन चाहूंगा। प्रतिभा देवी, आप राजीव से पहली बार कब और किस हालात में मिली, और जब आप मिली तो क्या आप जानती थी कि राजीव शादीशुदा? जज साहब, मैं राजीव को पहली बार एक बस स्टॉप पे मिली थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वो काम के सिलसिले में जाते थे। एक ही बस में और एक ही समय पर जाने की वजह से तकरीबन रोज हमारी मुलाकात होती थी। शुरू में तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की शक्ल से ही जानते थे, लेकिन फिर एक दिन बस निकल गई। क्या कमाल है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे। कमाल तो आप कर रही हैं। आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं भी इसी बस से जाता हूँ। अगर बस निकल गई होती तो मैं भी निकल गया होता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजीव, कितने कम समय में हम एक दूसरे के करीब आ गए ना। सो तो है, इसमें भी भगवान की ही मर्जी होगी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि बिना सोमवार के व्रत के ही मनचाहा वर मिल गया मुझे। तुमसे अच्छा वर मुझे और कोई मिल सकता है क्या? जज साहब, मैं उस बात से बेखबर थी कि राजीव शादीशुदा हो सकते हैं। मैंने उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन जब सच्चाई पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। राजीव, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे ही नहीं, अपनी पत्नी को भी धोखा दिया है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। तुमसे प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, अब तुम भी मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। मैं इस पेट में पलते हुए बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे अपना लो, वरना मैं मर जाऊंगी।
मेरी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी थी, पर मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की वजह से राजीव ने मुझे अपने घर में पनाह दी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि बीवी के होते हुए सौतन को रखने की बात करते हो? सविता, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो होना था वो हो गया, अब ये बदल नहीं सकता। इस बेचारी को मैं कहां मरने के लिए छोड़ के आऊं? ये तो तुम्हें प्यार की बिंग बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था। देखो सविता, मेरी बात को समझो। ये बेचारी यहाँ किसी कोने में पड़ी रहेगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं उस बात की शुक्रगुजार हूँ जज साहब कि मुझे सर छुपाने के लिए राजीव ने छत तो दी। हालांकि समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, पर ये सोच के सब्र भी कर लेती थी कि कम से कम मेरे बच्चे के सर पे उसके बाप का साया तो रहेगा। जज साहब, राजीव ने अनिल को कभी अपना बेटा स्वीकार ही नहीं किया है, तो अब ये दोनों क्यों अधिकार जमा रहे हैं? माय लॉर्ड, मैं सविता जी से कुछ सवाल करने की आज्ञा चाहूँ। इजाजत है। हाँ तो सविता जी, जो कुछ भी अभी आपने कहा जरा विस्तार से बताएंगी इस अदालत को। जज साहब, जब अनिल पैदा हुआ था तो मेरे पति राजीव को किसी किस्म की कोई खुशी नहीं हुई थी। वो तो अनिल को देखने तक नहीं गए थे। उस दिन से ये औरत अपने बेटे के साथ मेरे घर में रह रही है। जज साहब, राजीव को हमेशा परम ही प्यारा था। वो जब भी बाहर जाते थे परम के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। अनिल का तो उन्हें ख्याल भी नहीं आता था। अब वो अनिल के साथ बात भी नहीं करते थे। जब बच्चे बड़े हुए तो राजीव ने परम का दाखिला बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया। अनिल की तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं था। यहाँ तक कि राजीव ने अनिल और प्रतिभा को अपना नाम तक नहीं दिया। जब राजीव ने अनिल को अपना बेटा स्वीकार किया ही नहीं है, तो मेरे पति राजीव के मरने के बाद ये दोनों हमारी जायदाद में हिस्सा क्यों चाहते हैं? जज साहब, मैं अब इस केस के आखिरी गवाह मेरे वकील अनिल को बुलाने की परमिशन चाहूंगा। इजाजत है। अनिल जी, सविता जी ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? जी, उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सच है। जज साहब, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सब सच और सोच समझ कर कह रहा हूँ। बचपन से देखता आ रहा हूँ, हर बच्चा जब से वो होश संभालता है उसके पिता हर कदम पे उसका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में था ही नहीं। परम, जो कि उसी घर में पले बड़े हैं जहाँ मैं पैदा हुआ, और दोनों के पिता भी एक ही थे, लेकिन हम दोनों की जिंदगी एकदम अलग थी। परम जैसी जिंदगी जज साहब तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था अपने लिए। बच्चे का नाम? अनिल। बच्चे के पिता का नाम? जज साहब, जब मेरी माँ तेरे स्कूल के दाखिले के वक्त पर्चा भरती थी तो गोत्र की जगह हमेशा खाली छोड़ देती थी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे अपना नाम ही नहीं दिया था। इस कारण मुझे बहुत तिरस्कार सहना पड़ता था। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर अनिल से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ तो मिस्टर अनिल, जब ये सब कुछ था तो आप इतने सालों तक खामोश क्यों रहे? मेरा मतलब है कि इतने सालों बाद अचानक आपको अपना अधिकार कैसे याद आ गया? मिलॉर्ड, इतने सालों बाद अचानक उस दिन, जिस दिन इस परिवार के मुखिया का देहांत होता है, वो इस दुनिया से जाता है और पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है, इनको अचानक अपना अधिकार याद आता है और वो अधिकार मांगने के लिए यहाँ चले आते हैं। मिलॉर्ड, मैं इनसे आज ये जानना चाहता हूँ कि जब इनके पिताजी जिंदा थे तो उन्होंने उनकी जिंदगी में सारी दुनिया के सामने अपना अधिकार क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं उनसे कहा कि मुझे मेरा अधिकार दो, मुझे अपना नाम दो? और आज 24 साल के बाद क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं, ये समझते हैं कि आज उनकी जिंदगी खत्म होने के बाद, उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर ये अपना अधिकार जमा सकते हैं आसानी से। That's it. Thank you, मिलॉर्ड।
जब आज तक मैं चुप रहा अपनी माँ की खातिर, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे पाठ पढ़ाया है कि अपने बाबा और उनके परिवार का आदर करना चाहिए, भले ही वो हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे। लेकिन जब बाबा का निधन हुआ तो इन्होंने हमें उनके अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। और ये न्याय मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जज साहब, उन सब असंख्य लोगों के लिए मांग रहा हूँ जो कहीं ना कहीं समाज की खोखली नसीहतों के बीच पिस रहे हैं। मेरी आपसे एक विनती है, हम जैसे समाज से बहिष्कृत लोगों के लिए इंसाफ दीजिए जज साहब। क्या अब भी कोई कहेगा कि मेरा मुवक्किल इंसाफ क्यों मांग रहा है? मेरे काबिल दोस्त ने क्या खूब फरमाया कि मेरे मुवक्किल अनिल ने इंसाफ की गुहार पहले क्यों नहीं लगाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं जज साहब कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक बच्चा होता है, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। ये ऊंच नीच भेदभाव इसी समाज के कुछ खुदगर्ज लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाए। मेरे मुवक्किल अनिल को बचपन में किसी से भेदभाव नहीं था, उसकी नजर में सभी एक समान थे, इसीलिए उसने कभी अपने बाप के नाम पर गौर नहीं किया। जैसा उसके बाप की हुई गलती इसके बिना कुछ किए ही इसकी गलती बन गई। जज साहब गलती नहीं, ये एक सजा है इस परिवार में पैदा होने की। अनिल और अनिल जैसे कई लोगों को सिर्फ इस बात की सजा मिलती है क्योंकि उनके नाम के साथ उनके बाप का नाम नहीं होता। जज साहब जब प्राचीन काल में हिंदू लॉ के तहत अनिल जैसे लोगों को इंसाफ मिल सकता था जज साहब, तो आज क्यों नहीं, जबकि हम आज को बेहतर और विकासशील मानते हैं। और तो और आज को बीता हुआ और आने वाले कल को आदर्श मानते हैं। जज साहब कानून किस लिए बनाए हैं? हम सभी लोगों को सही सही इंसाफ दिलाने के लिए। तो फिर अनिल जैसे लोगों के साथ ये कानून दोहरा रवैया क्यों अपनाता है? इसके पिता ने इसके साथ अन्याय किया, इसके बाद समाज ने भी इसके साथ अन्याय किया, तो क्या इसे इंसाफ नहीं मिलेगा इस इंसाफ के मंदिर में? कौन बदलेगा इस सिस्टम को जज साहब? कौन लेगा जिम्मेदारी इस अन्याय को मिटाने की? क्योंकि राजीव और प्रतिभा विवाहित नहीं थे, लेकिन जैसे कोर्ट में साबित हो चुका है वो दोनों 20 साल से भी ज्यादा एक ही छत के नीचे एक साथ रहे हैं। और अनिल की मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अनिल राजीव और प्रतिभा का बायोलॉजिकल बेटा है। इन सब बातों को गौर करते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि राजीव और प्रतिभा को पति पत्नी माना जाए और अनिल को परम की जायदाद से आधा हिस्सा दिया जाए। कोर्ट इज adjourned फॉर द डे। वकील साहब ये आपके बिना मुमकिन नहीं था। आपने सच कहा था, आज आपने इतिहास रच दिया। बेटा ये सब आपकी सच्ची लगन का नतीजा। भगवान आपकी रक्षा करे। जिस हिंदू लॉ के तहत अनिल को जीत हासिल हुई वो उस समय कुछ ही प्रदेशों में जैसे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लागू था। अनिल की जीत एक उदाहरण है, एक सबक है राजीव जैसे लोगों के लिए जो अपनी कामनाओं में बहते वक्त ये नहीं सोचते कि किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। और अनिल की मां जैसी महिलाओं के लिए एक सीख है जो सच्चाई जाने बिना प्यार के भंवर जाल में फंस जाती है। अनिल की लड़ाई सिर्फ जायदाद पाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी जायज पहचान पाने के लिए थी, अपनी मां को राजीव की पत्नी का हक दिलाने के लिए थी। अदालत में बहस के बाद जो परिणाम सामने आया उसने अनिल के वकील की बात सच साबित कर दी। ये केस जीतकर अनिल ने इतिहास रच दिया और इसी की वजह से आगे चलकर अनिल जैसी कई संतानों को अपनी पहचान मिली। इस केस ने एक और इतिहास रचा। इसकी वजह से उत्तराधिकार कानून की नए तरीके से व्याख्या की गई। अनिल की जागरूकता और उसके जुझारू जज्बे को हमारा सलाम। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरक सत्य कथा के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।